Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों ये है पार्ट नंबर 7। आई एम सॉरी मैंने 2-4 दिन वीडियोस नहीं डाली थी। 2 रीज़न थे। फर्स्ट ये कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड भी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और इसकी जितनी भी पीडीएफ है ना, 5th और 6th जो पार्ट है उसके पीडीएफ भी नहीं आई, वो भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। और दूसरा ये कि प्लीज़ व्यूज़, ठीक है, व्यूज़, जब तक पुरानी वीडियोस में व्यूज़ ढंग से नहीं आएंगे तो मैं नई वीडियो कैसे डालूंगी। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। ये पार्ट 7 है आपका 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ का, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 7 है। 50 एमसीक्यू होंगे, कौन से, 301 से 350 तक, राइट। ये 50 एमसीक्यू आज मैं आपको कराने वाली हूँ। एंड पुरानी जिसने भी वीडियोस नहीं देखी वो देख लो, बहुत ही अमेजिंग एमसीक्यू है। आपको इतनी बढ़िया कंपाइलेशन तो कहीं और नहीं मिलेगी, दैट इज अ गारंटेड वर्ड। उसके अलावा एक काम कर लो भाई, लाइक कर दिया करो, कमेंट करा करो, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो भी तो कमेंट किया करो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी मुझे कैसे पता चलेगा? लाइक्स ज्यादा आएंगे, कमेंट्स आएंगे, व्यूज आएंगे, आप शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करो, वहां पे पीडीएफ्स हैं, ठीक है, जो थोड़ी अपडेटेड नहीं है वो आज तक हो जाएगी सारा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, जो कि आपका 301st क्वेश्चन है वैसे पूरी सीरीज का बताऊं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड बाय द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? निम्न में से किसकी वकालत नए लोक प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है? किसकी वकालत नहीं की जाती है? बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल का विकेंद्रीकरण, प्लूरलिज्म, बहुलवाद, और आपका ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। तो बाकी सारी चीजें होती है, बट बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद नहीं होता, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए, मुझे बताओ कि कहां से आया था, ठीक है, सबसे पहले कहां से आया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो कमेंट करना जरूरी है क्योंकि देखो पेपर तो आपका ही है ना। अगर आप चीजें ढूंढ के, अगर समझ लो आपको नहीं भी आता तो ढूंढो ना, सर्च करो। अगर आप कुछ चीज सर्च करके लिखोगे ना तो ट्रस्ट मी आपको वो चीज पक्का याद रहेगी। और एक और चीज जो मैं सुबह डेली फैक्ट आपको देती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ इनैक्टमेंट, ठीक है, ऑफ द बजट ऑफ इन इंडिया? भारत में बजट के अधिनियम के चरणों का सही क्रम बताइए, ठीक है। 4 चीजें हैं। फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक आता है पहले, अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक आता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान मांगों पर मतदान, या फिर जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा। ये 4 चीजें ये कौन से ऑर्डर में आती है? तो पहले मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आप डिस्कस करते हो चीजें, ठीक है। डिस्कस करने पे आप जितनी भी आपकी ग्रांट्स वगैरह है उस पर वोट करते हो। अगर वो अलाउ हो गई तो उस पर एक अप्रोप्रिएशन बिल आता है, ठीक है, कि हाँ ये पास हो गया। और लास्ट में आपका पूरा फाइनेंशियल बिल आता है, राइट। इट शुड बी डी। नेक्स्ट, द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इज मेनली अगेंस्ट, नया लोक प्रशासन आंदोलन मुख्यतः किस रूप के खिलाफ था, ठीक है, किस चीज के अगेंस्ट था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक केंद्रीकरण और प्रशासन की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेरिटोक्रेसी, प्रशासन और योग्यता की तटस्थता, मेरिटोक्रेसी एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की योग्यता और राजनीतिक अभिविन्यास, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, प्रशासन और प्रशासनिक के विकेंद्रीकरण की राजनीतिक अभ्यास। तो बेसिकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप ना जो सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण है उसके खिलाफ था। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मेरिट के तो वो नहीं था, क्योंकि मेरिट के बेसिस में अगर चूज करेंगे तो उसके खिलाफ क्यों करेंगे, राइट। इसके खिलाफ नहीं, न्यूट्रलिटी वाला नहीं होगा। तो ये होगा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की, जो आपका प्रशासन है वो एक तरीके से ना राजनीतिक दृष्टिकोण है उसमें, ठीक है, पूरा। और आपका जो प्रशासन है वो केंद्रीकृत है। तो इन दोनों चीजों के अगेंस्ट था, इसका विरोध करता था। Who said if our civilization falls it will be mainly because of the breakdown of administration? इसने किसने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के टूटने का कारण होगा। यह है आपके WB डॉनम, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी आंसर दे रही है, क्योंकि भाई मैम को वीडियो बनानी है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, क्वेश्चन आते ही वीडियो पॉज करो, खुद से आंसर निकालो, और फाइनली मुझे 50 क्वेश्चन का मुझे पूरा हिसाब चाहिए भाई कि किसके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, राइट। नेक्स्ट,
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज कंसर्न विद, भारत में डेवलपमेंट, ठीक है, ये 306 नहीं है, भारत में ये नंबर है। विकास प्रशासन का संबंध किससे है? डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों का विकास हो, ये है हमारा डेवलपमेंट। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का रखरखाव हो, ये है हमारा डेवलपमेंट। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दो, क्या ये हमारा डेवलपमेंट है? या फिर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन, यानी कि नागरिकों के बीच विवादों का निर्णय हो। सो बेसिकली हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि वितरणात्मक। दैट मीन्स कि आपको इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक आपका विकास हो और सोशल जस्टिस, आपको सामाजिक न्याय मिले। नेक्स्ट, एक्सपैंड द फुल फॉर्म ईपीआईसी। ईपीआईसी क्या होती है? जो आप वोटर आईडी लेके नहीं जाते तो उसको बोलते हैं ईपीआईसी। ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। इस तरीके के फोटो, ये वीवीपैट हो गया, ठीक है, आपका ये सारी चीजें, ये सारा आपसे पूछते हैं। ईवीएम हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट द टर्म गिलोटिन इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू, वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय वो जो आपने देखा है ना, गिलोटिन उसके सामने से सर रख के ऐसे पनिश करते थे ब्लेड से, तो उसको बोलते थे गुलेटिन। बट बजट के संदर्भ में गुलेटिन शब्द का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधायक, फाइनेंस बिल, वित्तीय विधायक, चार्ज एक्सपेंडिचर, प्रभारित व्यय, या फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स, ठीक है, मांगों पे मतदान। सो बेसिकली इसको बोलते हैं आप कि वोटिंग ऑन डिमांड्स की, ठीक है। गुलेटिन मतलब खत्म करो यार, वोट करके खत्म करो, चाहिए तो देना है, जिसको डिमांड दो, जिसको नहीं देनी मत दो। नेक्स्ट, द फुलटन कमीशन वॉज कंसर्न्ड विथ, ठीक है, आपकी जो फुलटन का समिति का संबंध किससे है? प्रमोशन से, ट्रांसफर से, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, या फिर आपका पर्सनल मैटर्स। बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग से था, राइट, सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की, राइट। नेक्स्ट, it postulates that a leader's behavior is acceptable to the subordinates insofar as they view it as a source of either immediate or future satisfaction. Here it refers to, यह मानता है कि यह एक नेता का व्यवहार ही अधीनस्थों को तब तक स्वीकार्य होता है जब तक वे इसे तत्काल या भविष्य की संतुष्टि के स्रोत के रूप में देखते हैं। इस यहाँ यह संदर्भित क्या करता है? यहाँ यह का मतलब क्या है? कौन सी थ्योरी है? पाथ गोल थ्योरी है, पथ लक्ष्य सिद्धांत है, सिचुएशनल थ्योरी है, स्थितिजन्य सिद्धांत है, एट्रीब्यूशन थ्योरी है, या फिर आपकी करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर लीडर को कोई फॉलो कर रहा है, दिस इज आपका करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस इज अदरवाइज नोन एज डैश ट्रेनिंग, ठीक है। अनुभव द्वारा प्रशिक्षण अन्यथा डैश प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। इनफॉर्मल अनौपचारिक, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, भाई देखो एक्सपीरियंस तो शॉर्ट टर्म नहीं होता, ठीक है। फॉर्मल औपचारिक, या फिर बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, या बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं है। फॉर्मल किसी ने आपको सिखाया नहीं होता है, तो आपको खुद ही से पता चलता है, राइट। नेक्स्ट आपका व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप इज नोन एज, जब एक ही समूह के सदस्यों के बीच संचार होता है तो उसे आप क्या बोलते हो? अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ऊपर की ओर संचार। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संचार। लेटरल कम्युनिकेशन यानी कि पार्श्व संचार, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक, यानी कि अगर एक ग्रुप में हम सारे लोग हैं, दोस्त हैं, हम उनके बीच में अगर संचार हो जाए तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इन डैश द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कौन सी टाइम में आपके भारत सरकार ने चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशें स्वीकार की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल 14th फाइनेंस कमीशन 2013 में बनी थी, और किस लिए होती है? 5 सालों के लिए होती है, राइट। तो इसकी स्वीकार कब की थी? देखो 1 साल पहले बनी थी, 14 है, उससे 1 साल पहले बनी है, और 14 के अगला साल 15, तो अगले साल आपने एक्सेप्ट करी थी, राइट। सो इस तरीके के ना कुछ फैक्ट्स ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखा करो, ठीक है। द राइट, अच्छा अभी मुझे बताओ अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है और उसके हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ये मुझे बताओ। और फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, और इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में है। अच्छा, अब अगर आपने मेरा आंसर नहीं दिया और मुझे व्यूज, अगर मेरे को ये सब चीज नहीं मिली, तो फिर मत बोलना कि मैम वीडियोस नहीं आ रही है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है से शेयर करना हर जगह। और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे आंसर चाहिए, इतनी व्यूज है, मुझे आंसर चाहिए बस। The Right to Information Act in the form of law was passed by Parliament on, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया था। कब सूचना का अधिकार मिला? दैट इज 15 जून 2005, ठीक है। The seeds of administrative culture was sown in 1963 by, प्रशासनिक संस्कृति के बीज 1963 में किसके द्वारा बोए गए थे? This was 63 में
द सिविक कल्चर, ठीक है। द सिविक कल्चर बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के अंदर आता है। ये था गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा। 5 कंट्रीज पे इन्होंने प्रशिक्षण किया था। वो 5 कंट्रीज कौन थी? यूके, यूएसए, मेक्सिको, वेस्ट जर्मनी एंड इटली। एंड बोला था कि यार यूके सबसे बेस्ट है। एंड उन्होंने फिर 3 कैटेगरी यानी कि 3 श्रेणी में बांटा था। पैरोकियल, ऐसा सिस्टम जिसमें 0% आपको ना तो अवेयरनेस है, ठीक है, मतलब जागरूकता है, और ना ही आपका पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी है। सब्जेक्ट में आपकी 50%, ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी में 100%। इस तरीके से इन्होंने बोला था, राइट। अच्छा, आपका ना देखो 1 ही महीना रह गया है, और अगर आपको लग रहा है कि यार हम तो खुद से कुछ रिवाइज कर नहीं पा रहे हैं, हमसे ढंग से कवर नहीं हो रहा है, तो आप मेरा जो कोर्स है ना 999 का, वो पक्का ले लो भाई। 999 ही है, पूरा 1 मंथ है। 1 मंथ क्या, अगर 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में कभी भी पेपर होता है तो यार 35-40 जितने भी दिन है वो पूरा हमने करना है, ठीक है। कोई ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा रहा आपको। पूरी 10 यूनिट्स के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स के अलावा तुम्हें सब कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, डेली टास्क मिलेंगे, ठीक है। डेली आपको टास्क मिलेंगे, तो देख लो ना आपकी प्रिपरेशन कितनी फास्ट हो जाएगी। अगर आपको मतलब आपके लिए बेस्ट है 999। अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है, 1 महीना वेस्ट नहीं करना, तो बहुत ही अच्छा ये मैं आपको वो दे रही हूँ। एंड काफी ना 4-5 क्लासें हो चुकी है हमारे इस कोर्स में, बट आपके पास रिकॉर्डिंग का पॉइंट है, ठीक है। मैं आप सबको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, तो इसलिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, कर लो इसको। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस? निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का स्तंभ नहीं है? रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, एथिकल कंडक्ट, या फिर नॉन अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही, कानून का शासन, नैतिक आचरण, या फिर आपका गैर जवाबदेही। सो ये गैर नहीं होगा, आपने अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रिस्पॉन्सिवनेस की आप लोगों को रिस्पॉन्ड करो, जल्दी जल्दी उनको सर्विसेज दो। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। एफिशिएंसी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ आपके 7-8 चीजें हैं। इसको 8 गवर्नेंस ये रूल्स है, इसको याद रखना। एथिकल कंडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, द इंग्लिश वर्ड थ्योरी वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अंग्रेजी शब्द सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरे ग्रीक वर्ड था थ्योरिया, वहां से। नेक्स्ट, द गोल ऑफ रीगेनिंग टेरिटरी लॉस्ट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड। अगर आपके दूसरे राज्य के हाथों खोई हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य क्या बोलाता है? रिवेंचिज्म यानी कि विद्रोहवाद, इरेंटिटिज्म यानी कि निरंकुशता, इरिवेंचिज्म या फिर रिवाइवलिज्म। सो बेसिकली इस इरेंडिटिज्म, ठीक है, जिसको निरंकुशता बोलते हैं। हिंदी की ट्रांसलेशन में भी थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकती है, बिकॉज मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज किया है, एंड मेरा मोड ऑफ जो एजुकेशन है वो इंग्लिश है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप भी मेरी थोड़ी, अगर मेरा कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे इसको मेरे को भी करेक्ट कर दिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपेक ऑयल क्राइसिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय अ रियलिस्ट, ठीक है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नेम हिम अलोंग among the following। ओपेक तेल संकट एक यथार्थवादी अमेरिकी विदेश मंत्री ने नहीं समझा, ठीक है, कि मतलब किसने बोला कि ये नहीं समझ जाएगा? दिस वाज आपके हेनरी ए किसिंगर, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। द मोटो ऑफ डैश इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। कौन सा संगठन है जिसका जो मोटो है क्या है कि आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। दिस इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। Dash said any regulation or limitation having to do with armed power is treated as a measure of disarmament, ठीक है। डैश ने कहा सशस्त्र शक्ति से संबंधित किसी भी विनियमन या सीमा को निरस्तीकरण के उपाय के रूप में भी माना जाता है। हैंस मॉर्गन था, जीन पिंग्स, H.G. कॉलिंस या वर्नन वर्ल्डाइक, ठीक है। दिस इज वर्नन वैन डाइक। इन्होंने बोला कि आप क्या करते हो कि सशस्त्र शक्ति से संबंधित किसी भी विनियमन को एक निरस्तीकरण के उपाय से भी माना जाता है। Next, which one of the following is a supporter of argument that political theory is neither dying nor dead? हमेशा सब लोग बोलते थे ना कि political theory यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, decline of political theory, death of political theory, demise of political theory, ऐसे शब्द थे। लेकिन किसने कहा है कि ना तो मर रही है ना तो मृत है, ठीक है? किसने कहा है ये बताओ इनमें से? दिस रॉबर्ट ए ढाल है, आपके प्रोफेसर ब्रेंडल है, C.S. हाइनमैन है, या फिर आपके कैटलिन। दिस इज जीन ब्लॉन्डल, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज कॉल्ड। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, दिस इज शीतमहल, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका कॉमकासा, ठीक है। कॉमकासा की फुल फॉर्म बताओ। बेसिकली आपको पता है यूएस एंड इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। दिस इज कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अलावा कौन से ईयर में साइन हुआ था ये मुझे बता दो आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, द फ्रेज ब्रॉड गॉज थ्योरी, ठीक है। ब्रॉड गॉज थ्योरी ये जो है ये किसने दी थी? टू सेव द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ब्रॉड गॉज थ्योरी वाक्यांश को डैश द्वारा राजनीतिक विज्ञान के पतन को बचाने के लिए दिया गया था, ठीक है। कौन थे ये? दिस इज डेविड एस्टन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइंस के, राइट। नो द एनिमी, अच्छा इसका ब्रॉड गॉज थ्योरी का मतलब होता है कि चीजें लिमिटेड आप चूज करोगे, जो चीजें चूज करके मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से आपने चूज करना है, पिक वाली चीजों को यूज करना, ठीक है। नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, किसने बोला है? दुश्मन को जानो और अपने आप को जानो, किसने बोला है? दिस इज शुन तzu, द आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट, द सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड इन, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस का जो सेक्रेटेरिएट है, आपको ना अलग अलग बैचेस मिलते हैं इसमें, रेड, येलो, ठीक है, ऑरेंज, ऐसे करके अलग अलग आपको वो मिलते हैं, वारंट्स वगैरह मिलते हैं। उन सब का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर्स लॉयन में है, दैट इज इन फ्रांस। एक्सपेंड ICBM, ICBM का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि दो महाद्वीप नहीं बोलते के बीच में, महाद्वीप ही बोलते, चलो महाद्वीप के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब बहुत ज्यादा रेंज की, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चल जाए, इतनी बड़ी रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है? देखो ऐसे जाती है, सबसे पहले ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है हमारे अर्थ के, ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। उसका टारगेट समझ लो ये है ना, तो पता है कैसे अटैक करेगी? ऐसे ऐसे करके अटैक नहीं करेगी, ठीक है। पहले ऊपर बाहर चली जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे एकदम धड़ाम से गिरेगी, राइट। इस तरीके से अटैक करती है। नेक्स्ट, in 1944 the children of light and the children of darker discussion was initiated by Dash in international relation, right? So 1944 में the children of night and the children of darkness की चर्चा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? दिस इज रेनहॉल्ट नीबर, ठीक है, ये याद रखना। कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आपने शायद पहले सुने नहीं होंगे, बट यही मेरा काम है कि आपको सारी चीजें कवर कराना। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द गेम थ्योरी टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गेम थ्योरी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसने पेश किया था, ये मुझे बताओ, राइट। इसमें से बताओ, स्टीफन एल वॉस्पाई, मॉर्टन कैप्लन, रॉबर्ट सी नॉट या सैमुअल, स्टीफन सैमुअल, बताओ दिस इज वॉस्पाई और कैप्लन, ठीक है, ये बताना वॉस्पाई। इसको एक बार फिर भी चेक कर लेना, आई थॉट कि इसमें ये भी इन दोनों में से भी कुछ हो सकता है, एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है, मैं आपको चेक करके बता दूंगी दोबारा। द बुक विच कंटेन्स द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, वह पुस्तक जिसमें दबाव समूह में पहले ही व्यवस्थित अध्ययन है, कौन सी बुक है? द इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी। अब मुझे इन सारे बुक्स के ना ऑथर्स लिख के बताओ आप। द गवर्नमेंटल प्रोसेस, द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली इन दोनों के, क्योंकि आंसर है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट वैसे। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी पॉलिटिक्स एज एन इंटरेक्शन बिटवीन मैन, सोसाइटी एंड पॉलिटी। समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति को अध्ययन मनुष्य, समाज और राज्य व्यवस्था के बीच अतः क्रिया के रूप में करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? पॉलिटिक्स इज बेसिकली अ सोशल साइंस, राजनीति मूल रूप से एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए तो यही होगा। तो यार अगर सामाजिक विज्ञान है इसलिए आप मैन और सोसाइटी और पॉलिटी के हिसाब से करते हो, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म मार्बल केक फेडरेशन, ठीक है, मार्बल का एक केक, उस तरीके की मार्बल केक फेडरेशन यानी कि संघवाद, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेशन एक परिसंघ, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रतिस्पर्धी संघ, क्लासिकल फेडरलिज्म शास्त्रीय संघ, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद। दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद। नेक्स्ट, since wars begin in the minds of men, it is the minds of men that the defenses of the peace must be constructed. It was stated in, क्योंकि युद्ध पुरुषों के दिमाग से शुरू होते हैं तो यह पुरुषों के दिमाग में ही शांति की रक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये आपका यूनेस्को के चार्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म मुझे बताओ, ठीक है, फुल फॉर्म मुझे बताओ। देखो यूनेस्को की बताना, यूनिसेफ की भी बताना, राइट, दोनों की फुल फॉर्म बताओ, और यूनेस्को कौन से ईयर में आया था ये बताओ, ठीक है। अब ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे बताएं,
नेक्स्ट, in the American presidential election, in case no candidate secures required majority, the decision is referred to. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत हासिल नहीं करता है तो निर्णय संदर्भित किसके कौन लेता है, मुझे बताओ निर्णय. दिस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राइट, याद रखना. मैच करो लिस्ट को. बारडोली सत्याग्रह, आपको पता है क्या करना है, जैसे मैं इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रही हूँ तो आपको स्क्रीन आए ना वैसे ही पॉज कर लो, खुद से आंसर निकालो एंड फिर स्क्रीन को प्ले करो. मैं तो जल्दी दूंगी क्योंकि मेरे को वीडियो की टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं करनी, जिस बच्चे को जल्दी जल्दी पढ़ना है उसको भी तो जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है. बारडोली सत्याग्रह, मोपला रेबेलियन, तेभागा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, ठीक है. बारडोली सत्याग्रह आपको पता है 1928, मोपला रेबेलियन आप सभी को पता होना चाहिए, दिस इज 21, चंपारण आपको पता है 17, तो तेभागा कब होगा 1946 में, ठीक है. दिस विल बी 3-4-1-2, दिस इज ए आपका सही आंसर है. नेक्स्ट, हु कंबाइन नेचुरल राइट्स विद साइकोलॉजिकल मेटाफर्स, ठीक है. किसने प्राकृतिक अधिकारों को शारीरिक रूपक से के साथ जोड़ा है, ठीक है. हर्बर्ट स्पेंसर, दिस इज स्पेंसर, राइट. नेक्स्ट, reservation of a state bill for the assent of the president is a discretionary power of the governor. राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्य विधेयक का आरक्षण राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है. The President of India can disallow or return a bill passed by the state legislature for reconsideration. भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए अस्वीकार या वापस कर सकते हैं. ये दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकी क्यों डिस्क्रिशनरी पावर है इसका रीजन हमें नहीं मिला है यहाँ पे, ये तो हमें दूसरी ही स्टेटमेंट मिली है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज टर्म्ड एज ओलिगार्की विद इन असेंबली बाय. भारत की संविधान सभा को विधानसभा के भीतर कुलीन तंत्र कहा गया था. किसने कहा था इस तरीके से, बोला था कि कांग्रेस ही सब कुछ है, ये सारी चीजें. दिस इज ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है. नेक्स्ट, द फोर्थ डिबेट इन द इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन रेफर्स टू. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चौथी बहस का अर्थ क्या है. एमर्जेंस ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद का उद्देश्य. चैलेंजेस टू द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापित परंपरा के लिए चुनौतियां. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, अध्ययन के वैज्ञानिक तरीकों का अनुप्रयोग. और न्यू डिबेट. सो बेसिकली ये था. इस समय देखो 4 डिबेट हैं, ठीक है. फर्स्ट डिबेट आपकी लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच में है, इस तरीके से. फिर सेकंड डिबेट सेकंड आपकी बिहेवियरलिज्म, दोनों बिहेवियरलिज्म, ठीक है. थर्ड न्यू वाले रियलिज्म वगैरह. और फोर्थ, ठीक है, सेकंड आपकी मार्क्सिज्म वगैरह इन सबसे है. थर्ड आपकी बिहेवियरलिज्म, न्यू रियलिज्म वगैरह ये वाली चीजें. और फिफ्थ है क्रिटिकल थ्योरीज, ठीक है, जो चैलेंज किए हैं हमने ट्रेडिशनल ऑर्डर. क्रिटिकल थ्योरी का मतलब होता है कि आप आलोचना कर रहे हो किसकी, जो परंपरागत शास्त्रीय आपका अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उसकी. नेक्स्ट, मैच करनी है वुमेन कांग्रेस की, ठीक है. मैक्सिको वाली, कोपनहेगन वाली, नैरोबी वाली और बीजिंग वाली. तो याद रखना सबसे पहले मैक्सिको में हुई थी 1975, ठीक है. उसके बाद आपकी कोपनहेगन में हुई थी क्या बोलनी नहीं उस, एक सेकेंड, गलत मैच कर दिया. हुई तो उसके बाद कोपनहेगन में ही थी बट 80 में थी, ठीक है. 3 फर्स्ट, देन आपका नैरोबी 4 एंड बीजिंग में 1995, ठीक है. नैरोबी इज इन केन्या एंड बीजिंग आपको पता है चाइना में. कोपनहेगन डेनमार्क, मैक्सिको तो मैक्सिको. अकॉर्डिंग टू क्विंसी राइट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ नेशनलिज्म इज. क्विंसी राइट के अनुसार राष्ट्रवाद के क्रमिक चरणों का सही क्रम क्या है, मुझे बताओ. सबसे पहले होता है मिडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन आता है. उसके बाद आपकी मोनार्कियल यानी कि राजशाही होती है. फिर आपका रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी आता है. फिर लिबरल उदार और लिबरलिज्म वगैरह. उसके बाद क्या है टोटलिटेरियनिज्म. आपने देखा ना कि इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप देख लो कि पहले मिडिवल पीरियड था, फिर राजा वगैरह हुए, राजा वगैरह को अपोज किया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह ये सब. उसके धीरे धीरे आप लिबरल बने. उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स वगैरह हुए, खत्म होने के बाद आपका क्या हुआ, नाजिज्म, फासिज्म, वो, ठीक है. तो दिस इज ए. तो क्विंसी राइट ने इस तरीके से बोला है. नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग है. जुडिशियल एक्टिविज्म इन द फॉर्म ऑफ PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, हैज अज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन इंडियन जुडिशरी इन रीसेंट ईयर्स. अभिकथन यह है कि जनहित याचिका के रूप में न्यायिक सक्रियता ने हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका में अधिक महत्व ग्रहण किया है. रीजन क्या है, नेशनल जुडिशियल कमीशन इज मोटिव टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट. न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पर विचार किया जा सकता है. सो दोनों ही आपके बिल्कुल सही है, बट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिली हमको, राइट. नेक्स्ट,
द यूएन सेक्रेटरी जनरल हु इनिशिएटेड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिन्होंने निवारक कूटनीति की शुरुआत की थी, दिस इज डैग हैमरस्कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज द पॉलिटिकल पार्टीज आर, तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में राजनीतिक दल क्या होता है? कोहेसिव पावर, एकजुट संगठन है। स्ट्रिक्टली आइडियोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कड़ाई से विचारधारा आधारित संगठन है। पर्सनालिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका व्यक्ति उन्मुख संगठन है। या फिर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका विकेंद्रीकृत आपका संगठन। सो बेसिकली हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये हमने देखा है कि हमारी डिसेंट्रलाइज्ड ही होती है, ठीक है। इसमें एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि यार थर्ड वर्ल्ड में हम मोस्टली जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। मोस्टली आपने डेमोक्रेसी ही अपनाई, यानी कि लोकतंत्र अपनाया। इसका वैसे ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट एक बार चेक कर लेंगे हम। नेक्स्ट, ट्रैक 5 डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, सीधे लोगों के द्वारा लोग में बातचीत, ठीक है। नॉन ऑफिशियल एंगेजमेंट इन डायलॉग, गैर अधिकारी संवाद में संलग्न है, ठीक है। फिर सोशल कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सचेंजेस बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान प्रदान। या फिर एफर्ट्स बाय मीडिया ऑफ स्टेट टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान की दिशा में राज्यों के मीडिया द्वारा प्रयास। तो यही है आपका मीडिया वाला ही ट्रैक 5 डेमोक्रेसी। मुझे आप बताओ कि ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 वो क्या है, और ट्रैक 1.5 भी है, वो बताओ। द टर्म पॉलिटिकल पब्लिक वॉज कॉइन्ड बाय, ठीक है, मुझे बताओ राजनीतिक जनता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? दिस इज हेबरमास, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया, निम्नलिखित में से कौन सा राम मनोहर लोहिया से संबंधित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इररेलेवेंस, समान प्रासंगिकता का सिद्धांत, बहिष्कृत भारत, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस, समानता का सिद्धांत, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, विकेंद्रीकृत समाजवाद। सो ये सारी चीजें, लेकिन बहिष्कृत भारत नहीं है। तो भाई कौन है इससे रिलेटेड, मुझे बताओ, महात्मा गांधी या फिर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, किसी राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य चुनाव आयुक्त। गवर्नर ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श के साथ राज्य के राज्यपाल। और प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट की बात कर रखी है, तो इतनी सारी स्टेट है, हर जगह प्रेसिडेंट तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हटा दो, तो दिस इज आपका गवर्नर करते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं करती है, ये तो आपके एग्जीक्यूटिव वाला चीज है। एम.एन. रॉय's थ्योरी ऑफ डीकॉलोनाइजेशन वॉज टारगेटेड अगेंस्ट, एम.एन. रॉय की उपनिवेशवाद का सिद्धांत किसके विरुद्ध लक्षित थी, ये मुझे बताओ। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है। अमेरिकन हेजेमनी, आपका अमेरिकी आधिपत्य, या फिर अपार्थाइड पॉलिसी, रंगभेद नीति। सो बेसिकली आपको पता है अमेरिकी और ये तो बिल्कुल है नहीं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि डीकॉलोनाइजेशन, बेसिकली ये बोलते थे कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अगेंस्ट उसको टारगेट करती थी बेसिकली। और ये आपके आज के 50 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि मेरा ये जो 990 वाला 9 का कोर्स चल रहा है, ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में है, हर किसी की पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी है। MCQs हम PYQs करेंगे। 15 दिन तक हम पहले सारे टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। हमारे इतना आधे मतलब 1/3 सिलेबस हमारा अभी तक 5 दिन में ही कवर हो गया है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है आपका 7:45 से, ठीक है, 7:45 से 9:45 तक, 7:45 to 9:45 PM आपकी होती है। थोड़ी बहुत खिचपिच आती है और डेली एग्जाम बेस्ड हमारा शेड्यूल रहता है, राइट। ये आपका 7 जुलाई से ही शुरू हो गया था। और अगर आपको अभी भी एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। तो सोचो मत, 999 ही है, अपने करियर का सवाल है, कर लो, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगता है लेक्चर। मुझे भी तो पता चलना चाहिए, मुझे सारी चीज़ें पता चलती है, बस मुझे ये नहीं पता चलता कि आपको लेक्चर कैसा लगता है, ठीक है। आंसर मुझे मिल रहा है, बट ये बताओ तो सही कैसा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर PDFs, ठीक है। ऑल द बेस्ट डियर फॉर योर प्रिपरेशन, बाय।